तो देखिए वोटिंग का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। काउंटडाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अभी घरों से नहीं निकले हैं तो आखिरी के 60 सेकेंड, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ये 72 घंटे तुमसे, माफ कीजिएगा 72 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। न्यूज इंडिया कह रहा है ये 60 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। घरों से नहीं निकले हैं तो निकल जाइए, वोट कास्ट कीजिए, महापर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। देखिए, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर आज निशाना साधा है, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा है कि देश के हर कोने में बेरोजगारी है, देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो बीजेपी भेदभाव कर रही है। पीएम और बीजेपी की मंशा के कारण ये स्थिति बनी है। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों के साथ देश में भेदभाव हो रहा है। पीएम और बीजेपी की मंशा के कारण देश में अल्पसंख्यकों की यह स्थिति बनी है। तो देखिए, आज वोटिंग हो रही है और मतदान के दिन सोनिया गांधी ने बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, दलितों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है और दलित ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों का जिक्र भी सोनिया गांधी ने किया है। और मंशा जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की बताई है कि इनकी मंशा के कारण देश में इतना भेदभाव हो रहा है। तो देखिए, चुनाव भले ही हो रहा है, मतदान हो रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि देश में जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, दलित अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा ऐसी है, इसी के कारण देश की जो स्थिति है वो ऐसी बन चुकी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आरक्षण को लेकर, लगातार आरक्षण को लेकर के निशाना साध रही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस सुप्रीमो कहा जा सकता है इनको, बयान दिया है उन्होंने बीजेपी को लेकर। पीएम और बीजेपी की मंशा के कारण ये तमाम स्थितियां देश के अंदर बन रही हैं और बेरोजगारी और दलितों के साथ अत्याचार और भेदभाव को लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान को कोट किया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बहुत कंपैरेटिवली दोनों फेजेस के उतना स्लो तो नहीं है, लेकिन वोटिंग स्लो है। इस बीच सोनिया गांधी का बयान भी सामने आता है। सोनिया गांधी बेरोजगारी को लेकर के अपना बयान देती हैं और साथ में दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बढ़ा है, ये बात उन्होंने कही है। दरअसल सोनिया गांधी ने एक वीडियो के माध्यम से जनता से वोट देने की अपील की है कि कांग्रेस को वोट दीजिए। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज देश के हर कोने में युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ भयानक भेदभाव हो रहा है। इन सब बातों का जिक्र सोनिया गांधी ने किया है। साथ ही ये भी कहा कि जो ये माहौल हो चुका है देश का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के कारण हुआ है, भाजपा के कारण हुआ है। उनका ध्यान केवल किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना है, बाकी किसी भी वर्ग पर उनका ध्यान नहीं है। सत्ता हासिल करने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ध्यान है। सोनिया गांधी ने बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया। सोनिया गांधी की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया। साथ ही ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की प्रगति और न्याय के लिए काम किया है, देश को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस और भारत गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दे, तो वोट की अपील सोनिया गांधी करती हुई नजर आई है। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज तो सोनिया गांधी ने इस बीच साफ तौर पर कहा समर्थन की डिमांड कर रहे हैं और जिस तरीके का भेदभाव बढ़ा है उसको लेकर कांग्रेस और विशेषकर सोनिया गांधी बहुत ज्यादा दुखी हैं। लालू यादव का आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान इस बीच सामने आया। आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, ये लालू यादव ने कहा है। आरक्षण का आधार धर्म नहीं था। मंडल कमीशन को हमने लागू किया था। तीसरे चरण में आगे चल रहे हैं, ये भी लालू यादव ने कोट किया है। कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा है पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है हमारे गठबंधन का। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। मंडल कमीशन मैंने लागू। तो वहीं लालू यादव पर पीएम नरेंद्र मोदी का पलटवार। जिस तरीके से पहले लालू यादव का बयान सामने आता, फिर पीएम नरेंद्र मोदी पलटवार करते हुए कहते हैं एससी एसटी से छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं आरक्षण। नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान सामने आया है लालू यादव पर पलटवार करते हुए कि एससी और एसटी से छीन करके जो आरक्षण है वो विपक्ष मुस्लिमों को देना चाहता है। तो देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से आरक्षण को लेकर के बयान दिया गया और स्पष्ट किया गया कि आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म पर नहीं। उसी बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो वहीं तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के क्या कुछ कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, पशुपति कुमार पारस जो कि प्रमुख हैं आरएलजेपी के, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। A very good turnout, and I am sure that people of Assam will support a Bharat which will become Vishwaguru, which will achieve its goal in Amrit Kal. This was our
Indication from very beginning that Congress and India Alliance wants to distort reservation in order to facilitate backdoor entry for Muslims. Today, Lalu Yadav's statement has vindicated our apprehension. मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है जो भारत को अग्रसर कर रहा है विश्व पटल पर, एक नई ऊर्जा क्षेत्र की जनता में, प्रदेश की जनता में और देश की जनता में कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और उसी का एक तरीके से झलक हमको आज इस मतदान में हमको दिख रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि चुनाव आयोग ने भी ये अभिलाषा रखी थी कि मतदान बढ़नी चाहिए, तो हम लोग सब उसी में लगे हैं। हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हमारा प्रयास होगा कि कोई भी दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं हो। और 5 लाख रुपया अपने प्रधानमंत्री को से उन्होंने दिया और आज करोड़ों लोग को उससे फायदा मिला। तो ये देश का नारा, पूरे देश में 70 से 75% की आबादी जो है वो प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए पूरे देश में 400 पार और बिहार में 40 सीट लोकसभा का है, 40 सीट पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। और चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता महेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस से मुन्ना शाही नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं रिक सुंदर ससमाल। इसके अलावा हमारे साथ आनंद कुमार सिंह गुजरात से जुड़े हुए हैं। कंचन कनोडिया भी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। बदायूं उत्तर प्रदेश से अनिल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले गेस्ट का रुख करना चाहेंगे और फिर ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। तो पहला सवाल महेश वर्मा जी से ही, क्या सर समझा जाए जो लड़ाई है वो आरक्षण पर पहुंच गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आरक्षण को लेकर के बीजेपी हो कांग्रेस हो मुद्दा भुनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो एक चिंता है और प्रधानमंत्री ने जो चिंता जाहिर करी है वो बेवजह नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस आज अपने घोषणा पत्र के जरिए ये कहने जा रही है और ये कह भी रही है और जता और बता भी रही है कि हम इस देश में जो है आरक्षण का आधार जो है वो धर्म को ही मानेंगे, और धर्म आधारित आरक्षण अगर देने की बात की जा रही है तो वो इस देश के संविधान और कानून के साथ इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ी अवहेलना और इससे बड़ा अपमान मैं समझता हूँ कि देश में आज तक किसी पार्टी ने न किया था, न किया है, न किया करेगा। अब जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का वक्तव्य आ रहा है, जिस प्रकार से अभी सोनिया जी अपील लोगों से कर रही हैं, अरे कम से कम इसका तो खंडन करिए कि आप धर्म आधारित, जैसे अब लालू यादव आज यू टर्न ले लिए, राजनीतिक बाजी करी, उनको जो मैसेज देना था वो उन्होंने मैसेज दे दिया बिहार में कि हम मुस्लिमों को खुश करने की बात भी कह दी और अपने बात से पलट भी गए। जाति जनगणना के आधार पर जिस प्रकार से ये लोग बात करते हैं, मनमोहन सिंह सरकार में 5,000 करोड़ का जाति जनगणना कराते हैं, उसके ऊपर उसको उठा के फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी प्रकार से ये सच्चर कमेटी बनाते हैं, मुसलमानों के नाम से बनाते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। देश में कोई भी अनाचार, बेविचार संविधान और कानून के साथ करना, ये इन्होंने एक अपनी राजनीतिक सलग बना लिया था। इन्होंने राजनीतिक खिलवाड़ जिस प्रकार से किया, और ये राजनीति बेविचार का ये प्रकाष्ठा है कि आप इस देश में जो कर्नाटक में आप जिस प्रकार से अपनी घोषणा पत्र में लिख के कि हम मुस्लिमों को धर्म आधारित, जिसके ऊपर 6 उच्च न्यायालयों ने स्थगत आदेश दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको भी आपने एक तरफ करके और जिस प्रकार से आपने अपने न्याय पत्र में डाला, वो अपने आप में जाहिर करता है कि आप इस देश के साथ फरेब करने जा रहे हो। तो सवाल यह है कि इस फरेब को हम नहीं उठाएं तो कौन उठाएगा? जिस तरह का आप मुस्लिम के नाम पर तुष्टीकरण कर रहे हो फरेब और उठाते हिंदुओं का उठाते अपमान कर रहे मंगलसूत्र हो। तक चले जाइए जी, फरेब उठाते उठाते मंगलसूत्र तक चले जाइए। स्वाभाविक है, अगर आप इस तरह की बात करेंगे। आप याद करिए बटला हाउस, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि 2 आतंकवादी मारे गए, उसके वजह से वो रात भर सो नहीं पाया। आप इस देश में देना क्या चाहते हैं? मुसलमान के नाम पर आप तालिबान परोसना चाहते हैं।
मुसलमान के नाम पर आप पाकिस्तान परोसना चाहते हैं? आप बताइए स्पष्ट। फारूक अब्दुल्ला आज जो इनके इंडी गठबंधन के कहलाई हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उसका खंडन और उसकी आलोचना क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है ना, आज इनके कम मतदान का मतलब ये थोड़ी है। आप जिस प्रकार से मतदान की स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ इस 3 फेज में, आप देखिए, उससे स्पष्ट है कि जो कैंपेन और चुनाव अभियान हमारा है, उसके आगे विपक्ष का चुनाव अभियान का प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गए। ये लोग अपनी मतदाताओं से, आप लोग न्यूज चैनल के एंकर हैं, आप लोग शुरुआत करते हैं। जिस पार्टी में जो उम्मीदवार है वो ये कह करके टिकट वापस कर रहा है कि फंड नहीं मिला पार्टी से, वहां पे आप कैंपेनिंग पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही तो देश के लिए सोचने वाली बात है कि आप ऐसे प्रत्याशी को लेकर आ रहे हैं जो ये एक्सक्यूजेस करके, जो मालूम है कि भारतीय जनता के पार्टी के पास जो रीजन है, जो विजन है, जो उसके 10 साल के काम है, उसके आगे किसी भी प्रकार से ना राहुल गांधी का नेतृत्व और व्यक्तित्व कहीं दिखता नहीं है। समझ में नहीं आता करेंगे क्या। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात तो है, लेकिन किस तरीके से सोचने वाली बात है सर? इनकी सोच वहाँ तक सीमित है जहाँ तक इनकी सोच चली आ रही है, आज से नहीं जमाने से। हिंदू और मुस्लिम, आरक्षण या ना आरक्षण। लेकिन अभी तो सोनिया गांधी ने बयान, आपकी पार्टी के हेड है, उन्होंने दिया। सोनिया जी ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण मिलनी ही चाहिए मुसलमानों को। उन्होंने नहीं कहा आरक्षण मिलनी चाहिए सभी वैसे लोगों को जो कमजोर वर्ग से हैं। इसमें कौन सा गलत काम सोनिया जी ने कहा? अल्पसंख्यकों के नाम पे वोट तो मांग रही हैं, भेदभाव बहुत हुआ है। भेदभाव, वोट तो मांगे हैं, आज से नहीं जमाने से वोट मांगते लोग आ रहे हैं। इस तरह से कोई नई वोट नहीं मांग रहे हैं। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर तो ये लोग ने शुरू किया। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, न कभी जात के नाम पर वोट मांगा। अल्पसंख्यक के नाम पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर नरसंहार कोई हुआ तो हिंदुस्तान में हुआ, सिखों का कत्लेआम, वो भी एक अल्पसंख्यक है। आज तो कांग्रेस की सोनिया गांधी ने कभी माफ़ी मांगी हो, कभी ये कहा हो कि हाँ कांग्रेस के उस कुकृत्य से, उस बेविचार से, उस नरसंहार से जो लोग आहत हुए, जो बहन बेटी जो अनाथ हो गए, जो जिनको सैकड़ों हजारों हजार की संख्या में कांग्रेसियों ने उनको जिंदा जलाया, आज ऐसे विविध तरीके से जो चीज हुआ, अल्पसंख्यक के नाम पर आपने दिया क्या? वर्मा जी, कांग्रेस पर सिखों के नरसंहार का आरोप लगा तो उन्होंने तो सिख प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन आप पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगता है तो 543 में से 2 ही कैंडिडेट आप दे पाए। अरे हम तो फिर भी कह रहे हैं कि हम इस देश में उनको, हमारा मापदंड ये नहीं है। आज पद्म विभूषण देखिए, आप जिस प्रकार से पद्म विभूषण में आज जो है 40% 50% जो है भागीदारी जो है मुसलमानों की है, उसमें हम कहीं भेदभाव करते हैं क्या? राजनीतिक रूप से ये पाखंड करना और इस पाखंड के तहत एक परिवार को यहाँ स्थापित करना इस देश में, और उस परिवार का आज भी जो चाल चलन और चरित्र है राजनीति में, वो सिर्फ इस बात के लिए है कि किसी प्रकार से मुसलमानों को महिमा मंडित करो, उनका थोक में वोट उठाओ और अपनी परिवार का आराम से राजनीति चलाओ। ये अगर आपने सोचा हुआ है और इस बात के लिए आप संकल्पित हैं तो चुनौती है इस बात को। भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करती है। और आपको कौन सा अधिकार मिला है कि आप हिंदुओं का अपमान करें और मुसलमानों का महिमा मंडन करें? ये क्या मतलब बनता है इस देश में? आप देखिए तमिलनाडु में एक आदमी जो है हिंदुओं का किस तरह से अपमान किया, उसके बाद जिस प्रकार से अपमानित शब्द जो है आज रामगोपाल यादव ने बोला, श्री राम मंदिर पे जिस तरह से उनकी टीका टिप्पणी थी, क्या मतलब बनता है? राम मंदिर के जगह शौचालय बनाना, शौचालय का मतलब क्या होता है? कोई थोड़ी मुसलमान श्री राम के अस्तित्व को नकार देना, कांग्रेस से कोई किस तरह से आदमी निपटे? किस तरह से ये देश का बहुसंख्यक जो है वो समझे कि ये वो लोग हैं जो संविधान के हिसाब से काम करेंगे? आप 1951 से लेके 2024 तक आप मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में उनको आपने मुसलमान ही बना दिया, उनको आपने तालिबान ही बना दिया, उनको आपने पाकिस्तान परस्त बना दिया। क्यों बना दिया? वो भारतीय क्यों नहीं हो? सबसे पहले अपने आप को भारतीय क्यों नहीं मानते हैं? उनका ये हक आपने कैसे छीन लिया? संविधान आपको इस चीज का परमिट नहीं करता है। और शर्म आनी चाहिए कि अभी भी उसी भाषा को आप बोल के आज जिस तरह से चुनाव आयोग पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से ईवीएम पे चुनाव सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी ईवीएम और उसी चुनाव के आयोग की वजह से आप 3 राज्यों में आप शासन कर रहे हैं। नया कुछ बोलिए। अब नया वाली कुछ बात नहीं है। आज जो मतदान है और इस मतदान के ऊपर आपकी अपील, आप, मैं कह रहा हूं कि आप उस पार्टी के नेता हैं, आप अपील करिए। ये एंकर अपील कर रहे हैं, ये न्यूज इंडिया अपील कर रहा है। क्यों? आज मतदान के लिए आप लोग शुरुआत में कहते हैं कि भाई निकलिए और अपील कर। आपने किसी इंडी गठबंधन के नेता से अपील करते हुए आपको कहीं दिखाई दिए?
लानत है ऐसी राजनीति पे, जो डेमोक्रेसी में रहते हुए, लोकतंत्र में विश्वास करते हुए। किसी ने आपको, आज प्राइम मिनिस्टर और सारे हमारे भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? अपील करते हैं कि आप वोट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलिए। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी भी तो अपील ही की, और क्या कहा उन्होंने? वो भी तो अपील ही की जनता के बीच में कि आप वोट दीजिए, और तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। जैसे आप लोग बैठ के इस तरह की, मुन्ना जी, उन्होंने समर्थन की बात करी, उन्होंने समर्थन मतलब क्या होता है? वोट दीजिएगा तो हम समर्थन में मिलेगा, हम समर्थन जीतेंगे। का मतलब नहीं है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जो कोई भी है वो यही कह रहे हैं कि भाई आप मतदान कीजिए, किसको कीजिए ये छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर है, आप उसके विवेक के ऊपर छोड़िए, समर्थन उसको इतना अधिकार है। राजनीति चलिए ठीक है, दयानंद शाही जी और महेश वर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है, वोट कीजिए, क्योंकि अगर अभी आप पोलिंग बूथ के अंदर चले जाते हैं तो भले ही शाम के 7 बज जाए या 8 बज जाए, आपका वोट कास्ट जरूर होगा। तो देखिए, वहीं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपको दिखा दे। भोपाल मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये तीनों तस्वीर उन दिव्यांगजनों की आपको दिखाने जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों से भी आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि अपना पोलिंग बूथ पर के पहुंच करके अपने मत का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, तो आपको भी अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसीलिए अपने घर से निकलिए और मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। समय अब बहुत कम बच चुका है, यानी कि सिर्फ 30 मिनट्स आपके पास है। तो पहली तस्वीर हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें 3 है आपकी टीवी स्क्रीन पर, भोपाल, नादियाड़ और कासगंज की, जिसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि भले ही शरीर से ये अक्षम हो, दिव्यांग हो, लेकिन सोच से पूरे जागरूक। और ये तस्वीर आपके लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि अगर ये अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं। देखिए, महापर्व है, मतदान का महापर्व। दिवाली आप साल में एक बार मनाते हैं, रक्षाबंधन एक बार मनाते हैं, होली एक बार मनाते हैं, ईद एक बार मनाते हैं, क्रिसमस एक बार मनाते हैं, गुरु पर्व एक बार मनाते हैं, लेकिन मतदान 5 साल में एक बार आप करते हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, हमारे साथ में अनिल पुसदकर रायपुर से जुड़ गए हैं, साथ में आनंद कुमार सिंह रिक सुंदर ससमाल पश्चिम बंगाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल पुसदकर जी का मैं रुख करूंगी, रायपुर से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, रायपुर या यूं कहूं कि छत्तीस के अंदर जिस दौरान चुनाव चल रहे थे, आपने अपनी बहुत राय साझा करी। ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज देख करके क्या लग रहा है? मुद्दा, एजेंडा स्थानीय सेट हुआ या फिर नेशनल? और अपडेट क्या है सर? अनिल जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है सर? चलिए, अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रिक सुंदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रिक सुंदर, क्या कुछ अपडेट है? पश्चिम बंगाल में धड़ाधड़ ईवीएम के बटन दब रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। अभी तक जो परसेंटेज हम लोगों को मिला है, जो कि अपडेटेड है, करीब 4 बजे तक 63.11% मतदान हो चुका है। अभी समय बचा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और भी काफी भारी तादाद पर वो लोग वोटिंग करने जाएंगे और इसको जो परसेंटेज है इसको 80 तक लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि पिछली चरण में जितना भी वोटिंग हो चुका था उसमें 73 से लेकर 80 तक करीब करीब कंप्लीट हुआ था वोटिंग परसेंटेज। तो इस बार भी उम्मीद किया जा रहा है वैसा ही वोटिंग परसेंटेज आएगा। चलिए ठीक है। अनिल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रिक सुंदर जी, आपसे जानना और समझना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज के आधार पर कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ मुद्दा रहा है। पहले 2 चरण में 2 चरण में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मतदान परसेंटेज जो है वो कम रहा है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार का क्या हाल है? जी हाँ, इस बार का जो हम लोग अगर थर्ड फेज की बात किया जाए
ये थर्ड फेज का इलेक्शन एक्चुअल जो जहाँ पे है मुर्शिदाबाद और मालदा, ये मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों ही मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। इसमें एक बॉर्डरिंग एरिया बांग्लादेश के साथ भी है मुर्शिदाबाद, जिस कारण से मुर्शिदाबाद में एक्स्ट्रा सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्स रखा गया है 114 कंपनी, 114 कंपनी, कुल मिला के 466 कंपनी इन दोनों एरिया में, दोनों जिला के 4 जितने भी वोटिंग सेंटर्स हैं वहां पे कुल मिला के 466 सीआरपीएफ, साथ में स्टेट पुलिस करीब 18,000 पुलिस कर्मी रखा गया है वहां पे। और जैसे वायलेंट एरिया सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में होता है, तो मुर्शिदाबाद बॉर्डरिंग एरिया भी है बांग्लादेश के साथ में, तो उसमें ज्यादा करके सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। चलिए ठीक है रिक सुंदर जी। अनिल जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी ठीक है अनिल जी, क्या कुछ अपडेट है छत्तीसगढ़ का? हाँ, 3 बजे तक का जो अपडेट आया है उसमें 58., इसको मान सकते हैं कि बहुत अच्छा मतदान हुआ। मौसम मौसम बिगड़ रहा है, अब भी हो सकती है। हाले खूब कम रही रायपुर में, तो रायपुर तो कम रहा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में और कुछ में मतदान कम रहा, लेकिन जो बनाचल है, सरगुजा है, वहाँ 68% मतदान है। तो कुल मिलाकर देखा जाए पिछले 2019 के चुनाव की तरह इस बार भी होना। ठीक है अनिल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। बदायूं का रुख करेंगे। बदायूं से हमारे सहयोगी कंचन कनोडिया जुड़ी हुई है। कंचन, बदायूं की स्थिति कैसी है? बदायूं में फिलहाल किस तरीके के हालात, क्या अपडेट, वोटिंग परसेंटेज कितना? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 चरणों के अनुसार जो आज तीसरा चरण है उसमें कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी तक 60% वोटिंग यहां से हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सपा का कैंडिडेट यहां से इलेक्ट कर रहे हैं। यदि बात की जाए कि लोगों से, जनता के बीच में जाके बात करने की, तो कहीं ना कहीं सपा यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो बहुत ही मजबूत नजर आ रहा है। अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे उजियानी के एक मतदान सेंटर पे। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगी। लगातार अब से कुछ ही मिनट शेष हैं, आधा घंटा बचा है मतदान का समय समाप्त होने में, लेकिन लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। यदि बात करें दिन की, तो दिन में भी लोग गर्मी दोपहरी में भी अपना घरों से निकलकर मतदान करने आए। जैसे कि पिछले हमने 2 चरणों में देखा था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, मतदान केंद्र बिल्कुल खाली पड़े थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस की तैनाती है, प्रशासन पूरा टाइट है और लोग घरों से मतदान करने अभी भी निकलकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम मेजर करें तो पिछली बार की तुलना में, 2 चरणों की तुलना में तीसरे चरण की यदि तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और बात करें, अभी मैं सैफई में मौजूद है, बात करें सैफई की, तो यहाँ पर सपा की कैंडिडेट डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनता का हमें देखने को मिल रहा है, जनता बिल्कुल कंचन, आपका रुख वापस से करेंगे, लेकिन इस बीच तमाम दर्शकों को एक अपडेट दे दें। 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 7.19% मतदान हुआ है। असम की बात करें तो 5 बजे तक 74.86% मतदान। बिहार में 5 बजे तक 56.101% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 55.13% वोटिंग हुई है। यूपी में वोटिंग बहुत स्लो है। वहीं मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 62.28% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 66.87% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 5 बजे तक 53.40% मतदान हुआ है। दादर और नगर हवेली, दमन दीव में 65.23% वोटिंग। गोवा में 5 बजे तक 72.52% वोटिंग हुई है। गुजरात में 55.22%, कर्नाटक में 66.05% वोटिंग 5 बजे तक हुई है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 73.93% वोटिंग हुई है। तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे, धड़ाधड़ बटन दब रहे हैं ईवीएम के। ये संकेत किसके लिए है? ये संकेत बीजेपी के लिए है या गठबंधन के लिए है या टीएमसी के लिए है? बहुत सारी चीजें इन वोटिंग परसेंटेज में छिपी हुई है। असम की बात करें तो 74% वोटिंग। गोवा में भी वोटिंग परसेंटेज लगातार इंक्रीज होता हुआ। ग्राउंड का रुख करेंगे कंचन। उत्तर प्रदेश बहुत धीमे वोट कर रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जहां का भी दौरा किया है कल से लेके आज तक, जिन भी लोगों से मिले हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहां पे सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से एक नौजवानों से हमने मुलाकात करी, उनका यही कहना है कि हम बीएससी एमएससी करके बैठे हैं लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यदि बात की जाए, लगातार सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये समस्या उनकी हल होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसे देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि नौजवान नाराज हैं, बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, मतदान नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, कि जिस प्रकार से बेरोजगारी है, युवाओं में आक्रोश है इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं नाराज है। एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि युवा घर पे बैठे होते हुए भी मतदान करने के लिए नहीं आ रहे। यदि बात करें हम यूपी की, तो यूपी में पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी यहाँ पे बड़ा मुद्दा निकल कर आया है। देखना होगा कि यदि अभी 6 बजने में भी थोड़ा समय है, यदि जो 6 बजे के बाद जो परसेंटेज निकल कर आती है, देखना होगा कि मतदान होने के बाद कहां का रुख होता है, सत्ता के पक्ष में या विपक्ष में, किस रुख में मतदान होता है, ये देखना अभी हमें बाकी है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल से रिक सुंदर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रिक सुंदर, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग 73.93%। जी हाँ, रेख सुंदर का रुख वापस से करेंगे। रेख सुंदर का रुख वापस से करेंगे, इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी, आपके पास में आऊंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा स्लो भी नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है। अभी वोटिंग परसेंटेज जो फाइनल सामने आ सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, और ये भी बताइए कि जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वहां पर एजेंडे क्या थे? 70-71% और इस बार भी उसके आसपास ही होगी, उससे कम नहीं होगी। ऐसा लगता है कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि जो अभी तक है जो 65% अगर उसको देखें तो हर घंटे के हिसाब से 7.5% होता है, और आखिरी 5 बजे तक जो है, और 5 से 6 बजे तक अगर 7.5 और जोड़ दें तो 72% के आसपास जाता है, जो पिछली बार भी 71% के आसपास था। तो इसमें ऐसा लगता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई गिरावट हुई है। हाँ, छत्तीसगढ़ में जो मतदान जो कम हुआ है वो दुर्भाग्य से शहरी क्षेत्र में हो रहा है। राजधानी रायपुर और बिलासपुर जो न्यायधानी कहलाती है, यहाँ की 2 बड़े शहर हैं ये, और दोनों ही जगह 55 और आसपास ही प्रतिशत पड़े हैं वोट, और दुर्ग में। तो वनांचल जो है वो इस बार भी जो है, सरगुजा का जो वनांचल है, जिसको अंबिकापुर क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर मतदान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये कहा जा सकता है बस्तर में भी जो है पिछली बार पहले चरण में जो है आदिवासी और वनांचल के जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर बाहर निकले थे। उनको ऐसा लगता है वो लोग ज्यादा अपने मताधिकार के प्रति सजग है। तो यहाँ कोई गिरावट नहीं दिखी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई जो आपका जो सवाल है, जो आप जो पूछ रही हैं कि यहाँ मुद्दों की गर्माहट यहाँ दिखी नहीं। चुनाव कैंपेन भी ऐसा लगा कि कहीं दिखा नहीं, ऐसा लगा कि एक बड़ी सुस्ती सी है चुनाव में। और जो चुनाव की गर्मी होती है, जो चुनावी कैंपेन होता है, उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने जो है हाईजैक कर लिया है। तो यहाँ कोई बहुत जो इश्यूज जो है, नेशनल इश्यूज, देखिए यहाँ पे मुसलमानों का प्रतिशत बहुत कम है, तो यहाँ अल्पसंख्यक वाली बात आई नहीं। यहाँ रिजर्वेशन की बात शुरू से ही चल रही है, और कांग्रेस भी जो यहाँ पे बिखरी है, तो इसलिए ऐसा कोई विपक्ष यहाँ पर हमला कर नहीं पाया। तो कायदे से देखा जाए तो इस 7 सीट में जो आपके अंतिम चरण का जो तीसरे चरण का जो छत्तीसगढ़ के अंतिम चरण का जो चुनाव हो रहा है, उसमें 7 सीटों में से 6 तो भाजपा के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी, और कांग्रेस एक उसी सीट में फंसी रह गई है, और बीजेपी के लिए सारी सीटें बहुत आसान है। देखिए राजधानी की अगर बात कर ले, राजधानी रायपुर में, तो रायपुर लोकसभा सीट में एक अब यहाँ पर ये बात चल रही है कि जीत और हार का यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा है लीड का, कि जो बृजमोहन अग्रवाल जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पटवा जी की सरकार में मध्य प्रदेश जब अखंड था तब से मंत्री है, और उसके बाद जब राज्य बना तो तीनों सरकार रमन सिंह की उसमें मंत्री थे, और अभी भी मंत्री है। तो वो विधायक है, अपराजय कहलाते हैं, उनकी लीड हर साल बढ़ती है। तो वो इस बार भी देखना होगा, पिछली बार जो 3.5 लाख करीब वोटों से सुनील सोनी जीते थे, जिनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहस इस बात की हो रही है कि बृजमोहन अग्रवाल की लीड बढ़ेगी या कम होगी। तो छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को बहुत कुछ फेवर दिखता नहीं है, लेकिन जो आप कह रही है यहाँ पर लोकल मुद्दे ही थे, लोकल मुद्दे ही चलते रहे हैं। जी चलिए ठीक है।
रिक सुंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिक सुंदर, वेस्ट बंगाल का अगर जिक्र किया जाए तो पश्चिम बंगाल में 73.93% वोटिंग हुई है, यानी कि जो पहले और दूसरे चरण का जिक्र किया जाए तो उससे ज्यादा बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली है। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं? रिक सुंदर, क्या आवाज मिल पा रही है? ठीक है, रिक सुंदर को आवाज नहीं मिल पा रही है। बदायूं का रुख करते हैं। कंचन कनोडिया हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे चरण में तो कम था ही, तीसरे चरण में कई जगहों का अगर जिक्र किया जाए तो कई राज्यों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके क्या वजह समझी जाए? क्या चुनाव आयोग जनता तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रहा, या फिर राजनीतिक पार्टियों की कमियां? देखिए, आपने बात की चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हुई थी, और जिस प्रकार से हमें लगातार बूथ टू बूथ देखने को भी मिल रहा है, नजर भी आ रहा है कि तमाम सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरीके के बैनर्स लगे हुए हैं। पूरे एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्टेप्स करके। चुनाव आयोग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं, मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम मान सकते हैं कि हाँ, एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ भाजपा है, तो कहीं ना कहीं इस बार इंडिया अलायंस को लेकर भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ा है। देखना तो 4 जून को ही पता चलेगा कि उनके पक्ष में वोटिंग हुई थी या फिर विपक्ष में वोटिंग हुई थी। लेकिन हाँ, इंडिया अलायंस एक तरफ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो बटा है। और लगातार जिस प्रकार से हम होते हुए जगह जगह से आए हैं, तो कहीं भाजपा का क्रेज ज्यादा है, तो कहीं सपा का ज्यादा है, तो कहीं कांग्रेस का ज्यादा है। तो देखना होगा बाद में इन चीजों की जब रुझान निकल कर आएंगे, जब मतदान पूरा हो जाएगा, जब 4 जून का रिजल्ट आएगा, तभी कुछ कहना रहेगा कि ये किसके फेवर में चुनाव हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, हम यदि कह दें तो तमाम जो राज्य हैं, राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। कहीं पर बेरोजगारी है, तो कहीं पर किसानों का मुद्दा है। तो लगातार इन तरीकों के मुद्दे सब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं। तो जो वहाँ की मौजूदा सरकारें हैं, जो प्रत्याशी हैं, क्या वो उन मुद्दों को लेकर नैरेटिव सेट नहीं कर पाए हैं? क्या यदि हम कमी माने तो शायद वो कमी हो सकती है उम्मीदवारों की, कि वो जमीनी स्तर पर उतर कर उन जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, उस नैरेटिव को सेट करने में नाकामयाब रहे हैं, कि जनता बूथ तक नहीं आ रही है। हालांकि ये दंभ भरते हैं सभी पार्टियों के उम्मीदवार की, हम जीतेंगे, हमारे इतने नंबर्स आएंगे, नंबर्स का गणित भी बताते हैं जनता को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में कम देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ये उम्मीदवारों की कमी है। पार्टियां अपनी तरफ से सब कुछ लगातार कर रही हैं। ईसीआई की मुस्तैदी पूरी तरीके से की हुई है। लोगों में जनता को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरीके की तैयारियां की हुई है। लोगों को घर घर जाके बताया भी जा रहा है। एक विषय है, अगर आप इसको ग्राउंड पर फील कर पा रही हैं तो प्लीज इसको साझा कीजिए। विषय ये, बीजेपी हो या विपक्षी गठबंधन, एनडीए हो या विपक्षी गठबंधन, दोनों ने ही अपने कई सारे फेसेस चेंज किए हैं। क्या फेस चेंज होने का इम्पैक्ट ग्राउंड पर नजर आता है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, लगातार सभी ने अपने अपने कैंडिडेट्स को चेंज किया है। यदि हम बात करें सत्ताधारी पार्टी की, और 400 पार का नारा लगातार लगाते रहे, वही विपक्ष का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन अलायंस की सरकार बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसी नंबर को बढ़ाने में, मोदी सरकार को रोकने में, हमें अपने उम्मीदवारों को जो जीत सकते हैं, खास तौर से राहुल गांधी हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वो लगातार तमाम सीनियर लीडर्स अपोजिशन पार्टीज के यही कहते आए हैं कि हम उन्हीं उम्मीदवारों को, हम विनेबिलिटी पर हमारा फोकस ज्यादा है, ना कि नंबर संख्या पे। जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो इसी तरीके के बयानबाजियां सभी नेताओं के द्वारा निकल कर आ रही थी। लेकिन अब जो देखने को सिनेरियो मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ये उम्मीदवारों की कमी शायद हो सकती है। या बिल्कुल कंचन, देखिए वोटिंग परसेंटेज का जिक्र हो रहा है और महाराष्ट्र का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शुभम पांडे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। क्या वजह रह गई शुभम? बहुत कम वोटिंग परसेंटेज है महाराष्ट्र का।
देखिए बिल्कुल पूजा जी, 3 चरण में चुनाव हुआ, तीनों चरण में नतीजे वही है कि महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। आज हम इस वक्त बारामती में मौजूद थे, जो शरद पवार का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर भी मतदान कम हुआ है। देखिए वजह साफ तौर पे यही है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जो दृश्य बदले, लोगों के जहन में भी वही और यही वजह है कि महाराष्ट्र में देखिए शुभम के साथ में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। अनिल जी का रुख करेंगे। अनिल पुशतकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, छत्तीसगढ़ का मतदाता हमेशा बहुत उत्साहित रहता है और वोटिंग परसेंटेज फिलहाल छत्तीसगढ़ का इस तरफ इशारा भी कर रहा है कि वोटिंग स्पीड ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया ने कैंपेनिंग को हाईजैक कर लिया है, किस तरीके से, प्लस अगर सोशल मीडिया ने हाईजैक भी कर लिया है तो क्या एजेंडे नेशनल और रीजनल का कॉकटेल बन गया है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नब्ज पे हाथ रखा है। यहाँ पर लोकल इश्यूज तो जो यहाँ कैंडिडेट उठा ही रहे हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर और जो टीवी चैनल्स को की जो डिबेट्स देखकर जो यहाँ पर जो है नेशनल इश्यूज भी हैं खड़े हुए हैं। लेकिन मतदाताओं की तारीफ करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए छत्तीसगढ़ को आमतौर पर पिछड़ा स्टेट कहा जाता है, यहाँ वनांचल ज्यादा है, आदिवासी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वनांचलों में जो है मतदान का प्रतिशत ज्यादा है, और शहरी क्षेत्र, दुर्भाग्य से शहरी क्षेत्र में जो है मतदान का प्रतिशत कम है। अगर शहर के मतदाता, यहाँ राजधानी में ही पिछली बार 2019 में 6 लाख मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था, और ऐसी स्थिति इस बार बनते आ रही है। अगर शहरी क्षेत्रों में भी अगर ये मतदान का प्रतिशत हो जाए, जैसे वनांचल में 65% 3 बजे तक हो चुका था, सरगुजा में, रायगढ़ में 65% तक हो चुका था, तो ये इस तरीके से वहाँ हो रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। ये इसमें आप ये कह सकते हैं कि कैंडिडेट बदलने के कारण हो, या पहले जैसे लोगों को जाकर वो घरों से निकालते थे, वैसी कोई अभी व्यवस्था दिख नहीं रही है। अब इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी ताकत लगा दी, यहाँ पर 1 घंटा जो है मतदान का जो है 5 की जगह 6 बजे कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन की ओर से अपील हो रही है। उधर से इलेक्शन कमीशन की ओर से जितने नेशनल आइकॉन है, सचिन तेंदुलकर से लेकर सारे अपील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी अपील, सोनिया गांधी ने भी आज अपील की मतदान के लिए निकले। एक बहुत अहम सवाल है मेरा अनिल जी, एक बहुत अहम सवाल है। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ जीती है बीजेपी हो या विपक्षी खेमा, भूपेश बघेल भी शांत रहने वाले लोगों में से नहीं है। विपक्षी खेमा और सत्ता पक्ष कार्यकर्ता कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले पन्ना प्रमुख, बूथ एजेंट, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अभी जैसे प्रेडिक्शन हो गया है कि पर्टिकुलर पार्टी जीतने जा रही है तो हमें काम करके करना क्या है, और कार्यकर्ता भी सोच रहा भैया हमारी पार्टी तो जीत रही है तो काम करके करना क्या है। इस तरीके की सिचुएशंस भी हैं क्या? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जो 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 कसावट थी संगठन में भूपेश बघेल के कारण, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते रहते उन्होंने जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर उन्होंने प्रचार किया था। ऐसा उन्होंने इस बार नहीं किया है। इस बार वो अपनी लोकसभा सीट जहाँ पे उनको उम्मीदवार बनाया गया था, राजनांदगांव में, वो जो रमन सिंह का गढ़ है, वो वहीं फंसे रह गए, और उन्होंने बाहर ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं। इसके अलावा जो है यहाँ पर बड़ा विवाद चलता रहा। राधिका खेड़ा का विवाद जो है यहाँ छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था। राधिका खेड़ा के साथ यहाँ संचार विभाग में के जो प्रमुख है, उन्होंने कांग्रेस भवन उनसे बहस हुई थी, और वो राधिका खेड़ा चुनाव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश कर गई। तो खैर वो राधिका खेड़ा का यहाँ बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन ऐसी छुटपुट घटनाएं जो है वो कांग्रेस के अंदर जो है कहीं न कहीं गुटबाजी को हवा देती रही। और अब देखिए भूपेश बघेल को रायबरेली का ऑब्जर्वर बना दिया गया, लेकिन यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ में चुनाव थे तो वो अपनी सीट छोड़कर बाहर निकले नहीं। इसमें कोई शक नहीं, भूपेश बघेल बहुत जुझारू है, बहुत ताकतवर नेता है, लेकिन वो अपनी सीट बचाने में फंसे रह गए, क्योंकि यहाँ गुटबाजी इस कदर हावी हो गई है कांग्रेस में, संगठन भी बिखरा है। उसकी तुलना में अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी बहुत शांति से अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जो वोट कम है उसका एक कारण आपने जैसे पहले भी पूछा, तो यहाँ कैंडिडेट बदलने के कारण। ठीक है अनिल जी, रुक करेंगे फिर से। बरेली से सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनिल। अरुण जायसवाल हमारे साथ में बरेली से जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट है? जी, बरेली से मैं
आपको अपडेट देना चाहूँगा कि बरेली का चुनाव लगभग थम सा चुका है और सुबह 7 बजे जब शुरुआत हुई थी तो लोगों ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था और एक अजीब सा रोचक मुकाबला यहाँ बरेली में देखने को मिला है कि बरेली में बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनका पर्चा खारिज हो गया था। उसके बाद आमने सामने की टक्कर जो है प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनके बीच और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सत्यपाल गंगवार उनके बीच आमने सामने की टक्कर हो गई थी। शाम आते आते लगभग अगर देखा जाए तो बरेली के जितने भी वोटर्स हैं वो अपना वोट दे चुके हैं और वोटिंग का जो समय है वो अपने अब अंतिम पड़ाव पर है। चलिए ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, कंचन और आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज में पहले और दूसरे चरण के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी है जहां पर वोटिंग परसेंटेज 10 का 10 बना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा अहम भी हो जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली तक का रास्ता उत्तर प्रदेश की सत्ता से ही होकर गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।